लाइफ के क्राइसिस कई बार हमारा वास्ता कुछ ऐसे डायमेंशंस आयामों से कराते हैं जिस पर आमतौर पर हमारी नज़र नहीं जाती और फिर हमें लगता है कि अच्छा ऐसा भी था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जब एनालाइज किया यूक्रेन को दी जाने वाली मदद ईयू नेशंस द्वारा, यूएस द्वारा, तो पाया कि जो सतह पर दिख रहा है वही पूरी स्टोरी नहीं है, इसके नीचे कुछ और डायमेंशंस भी हैं। एनालिसिस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से जीएस पेपर 2 के लिए बनता है, आईआर सेक्शन के लिए, साथ में पीएसआर ऑप्शनल में भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आज से कुछ साल पहले यूपीएससी की कोचिंग करना एक कॉस्टली अफेयर था, लेकिन अब क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन अवेलेबल है। स्टडी आई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, दे हैव डन सम कोचिंग, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज। और यहाँ पर कितने सारे माइक्रो कोर्सेज तो ओपनली सबके लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी सिंस यू आर पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, इफ़ यू थिंक आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, तो आई कैन बी रीच्ड आउट हियर। अभी देखिए, रशिया स्पेशल ऑपरेशन यानी कि रशिया का एक्शन यूक्रेन पर हुआ तो ईयू को लगा कि यार दो प्रॉब्लम हो जाएंगी हमें। एक तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि रशिया यूक्रेन तक ही रुके, और एक एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है रशिया पर। तो ऐसे में ईयू ने एक्शन लिया ईपीएफ यानी कि यूरोपियन पीस फैसिलिटी, जिसमें कि कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं 500 मिलियन यूरो, यानी कि इतनी रकम हम सपोर्ट की तरह रखेंगे यहाँ पर इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इस मदद को बढ़ाया भी गया। आज ये जो टोटल अमाउंट है ये $1.31 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर कैसे मदद दी जा रही है, यहाँ पर वेपन्स भी दिए जा रहे हैं और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको ज़रूरी है, यानी कि फ्यूल, मेडिकल एड एटसेट्रा। अब ये दी कैसे जा रही है? ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट अकाउंट रख दिया है, उसमें सबने पैसा डाल दिया और सब देने लग रहे हैं, नहीं। एक्चुअली इसमें पार्ट में जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपना फंड करेंगे और फिर यहाँ से ये जो सपोर्ट है मोबिलाइज होगा। कैसे मोबिलाइज होगा? जैसे वेपन का सपोर्ट देना है तो ईयू कहेगा कि ठीक है, इतना अमाउंट का हम वेपन सपोर्ट देंगे, लेकिन उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी देश की होगी जिस देश के, यानी कि उसी ईयू मेंबर नेशन की होगी जिस देश का वो वेपन है, क्योंकि ईयू के कितने सारे देश वेपन्स के एक्सपोर्टर भी हैं। ईयू मोबिलाइजेशन वाज फर्दर, मैंने आपको बताया, इंक्रीज भी हो गई और मेडिकल एड, प्रोटेक्टिव हथियारों के साथ साथ ये भी दिया जा रहा है। अब जरा इस डेटा को देखिए, वेयर मिलिट्री एंड एड टू यूक्रेन कम्स फ्रॉम, कहां से आ रही है? सबसे ज्यादा मदद यूएस से आ रही है। मतलब देखिए $4.77 बिलियन तक वहां से मदद आ चुकी है। ये मैं डेटा बता रहा हूं 21 अप्रैल 2022 का। और इसके बाद एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए यूके से ज्यादा एस्टोनिया ने सपोर्ट किया, राइट? इटली, स्वीडन, जर्मनी, तो इस तरीके से यहां से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन स्टोरी केवल यही नहीं है। एट द नेटो समिट इन मार्च, यूएस प्रेसिडेंट प्रॉमिस कि अब और ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस यूक्रेन क्राइसिस में। अब नेटो ने कहा कि हम कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे यूक्रेन की, क्योंकि हम डायरेक्टली एंगेज नहीं हो सकते क्योंकि यूक्रेन नेटो का पार्ट तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कैपेबिलिटी इंक्रीज कर दीजिए आप। अब हमें यहां पर ये सोचना होगा कि इससे नेटो की रिलेवेंस भी बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले ये भी सवाल उठने लगे थे कि अब ये कोल्ड वॉर वाला तो टाइम गया, तो क्या अब नेटो की रिलेवेंस है? नेटो जो कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म है, जिसकी शुरुआत ही हुई थी यूएसएसआर के अगेंस्ट। जब यूएसएसआर नहीं रहा, रशिया आ गया और एक पीसफुल वाला पीरियड हमने देखा, तो नेटो की रिलेवेंस पे क्वेश्चन उठने लगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में देखिए, नेटो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सोचनी होगी यूक्रेन की और साथ में पोस्ट वॉर डिफेंस पोस्चर सोचना होगा इस यूरोप का। तो यानी कि नेटो की रिलेवेंस दोबारा बढ़ रही है। और जरा देखिए कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। 40 कंट्रीज अटेंडेड दिस मीटिंग, नेटो मीटिंग। नेटो एंड ईयू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, साउथ कोरिया, अदर देश भी यहां पर आए। रिजल्ट क्या रहा मीटिंग का? अ लार्जर मिलिट्री कोalition बनाने की बात हुई, यानी कि इतनी बड़ी मिलिट्री कोalition जो पहले इराक या अफगानिस्तान के केस में भी नहीं बनी थी। दिस टाइम जर्मनी अनाउंस्ड कि हम हैवी वेपन्स सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। आपको यहां पर एक बेसिकली गेपार्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन दिख रही होगी। तो यहां पर जर्मनी ने कहा कि हम यूक्रेन को ये सपोर्ट में देंगे। लेकिन इससे जरा आप पॉजिटिव मत सोचिएगा क्योंकि कहानी इसके अलावा भी है। साथ में कहा गया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, कि भाई आपके पास सोवियत के ज़माने के काफ़ी हथियार हैं, ऐसा करिए इन हथियार को यूक्रेन को दे दीजिए। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर लाइक कि हम उनको दे दें,
तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो ऐसे में उन्होंने कहा कि नेटो की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो वेपन्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से है कि अच्छा देखो, ये तो आप दे दो उनको, दूसरे भाई को, और आपको नया दिलाया जाएगा, बेटर टेक्नोलॉजी वाला दिलाया जाएगा। तो ये एक बेसिकली रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सपोर्ट हमें मोबिलाइज करना है, तो कम से कम इसी तरीके से कर लिया जाए, एक्सचेंज ऑफर की तरह। जर्मनी वॉज विलिंग टू टेक सम ऑफ द प्रोविजंस इन दिस केस। नेटो इज ऑल्सो गियरिंग अप, नेटो अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा कि जो अभी स्टैंड लिया जा रहा है, ये 2014 से बिल्कुल अलग है, कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। 2014 में जब रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को, तब ऐसा रेस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला था। नेटो एंड यूरोप डिड नॉट कम टुगेदर देन एज दे आर नाउ, यानी कि समय अलग है। अब ब्रीच कहां है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कहीं ऐसी भी चीजें हैं जो बेसिकली लेयर्स हैं नीचे नीचे, मतलब दे आर नॉट ऑन सीन ऑन सरफेस। अब जरा देखिए, इन्वेस्टिगेट यूरोप की एक रिपोर्ट ने बताया कि 10 EU member states exported 346 million euro worth weapons, और कहां पर एक्सपोर्ट किया? रशिया को एक्सपोर्ट किया। और इससे भी बड़ी बात यह है, जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया, EU ने भी कहा और US ने भी कहा कि रशिया पर हम सैंक्शंस लगाते हैं, बैन लगाते हैं, इनके साथ व्यापार नहीं होगा। उसके बाद भी इन 10 EU मेंबर नेशंस ने लगातार रशिया को वेपन्स देते रहे। तो आज रशिया उनमें से कितने सारे वेपन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहा है? According to data analysis, Investigate Europe, there has been apprehension that weapons were used by Russia against Ukraine, जैसा आपको भी बताया मैंने। Data is based on working party of the Council on Conventional Arms Export, बेसिकली EU की संस्था जिसके पास डेटा है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स ऑफ बाय दीज EU नेशंस। तो दुनिया के किसी भी कोने में जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके डेटा से पाया गया कि रशिया को किसने और किसने टाइम में एक्सपोर्ट किया है। तो देखिए, जैसे संस्था EU के लेवल पर है, ऐसे ही एक और है UNROCA, जो कि ओवरऑल UN मेंबर नेशंस का डेटा रखती है। यानी कि अब काम कैसे करती है, जैसे EU के मेंबर स्टेट से एक एक मेंबर इसका पार्ट होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने देश का जो डेटा है कि किसको आपने एक्सपोर्ट किया, वो इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आप साझा कर दीजिए इसके पास, काउंसिल के पास, राइट। ऐसे ही UN के लेवल पर भी है। दे कवर्ड ऑफिशियल आर्म्स एक्सपोर्ट रजिस्टर्स ऑफ ऑल 27 EU कंट्रीज, जैसा कि आपको बताया रिकॉर्ड रखता है। अब इसी रिकॉर्ड से हमें पता लगा, जरा डेटा देखिए। अब यहां पर जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए। जर्मनी और फ्रांस मेजर एक्सपोर्टर थे इस दौरान रशिया को दिए जाने वाले वेपन्स के। शोर दैट बिटवीन 2015 एंड 2014 में एनेक्सेशन हुआ था। 10 EU मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक सोल्ड वेरीड लेवल ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू रशिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की बात चल रही है, EU की बात कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने खुद ही वेपन्स दिए रशिया को। अब इन्होंने वेपन्स क्यों दिए रशिया को? ये शो करता है कि भाई पैसा, यानी कि एक्सपोर्ट से इनके पास आया पैसा, तो इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी जियो इकोनॉमिक्स को, यानी कि व्यापार को, जियो पॉलिटिक्स को नहीं, जहाँ पर US से, जो इनका मेजर एलाय रहा है हमेशा से, EU के अदर नेशन जो कह रहे थे कि नहीं, वी नीड नॉट टू सपोर्ट रशिया, रशिया ने ऐसा काम किया है, इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया है। द EU काउंसिल डिसीजन ऑन 31 जुलाई 2014। अब यहीं से देखिए ब्रीच की कहानी स्टार्ट होती है और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ब्रीच का गेम खेला गया। प्रोहिबिटेड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल, खुल के ये बात कही गई, ना तो कोई डायरेक्ट और ना कोई इनडायरेक्ट सेल होगी आर्म्स एंड रिलेटेड मैटर टू रशिया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, जो आपने डिसीजन लिया था ना EU, वो क्लियर नहीं था। अरे बिल्कुल क्लियर था, काउंसिल का डिसीजन था बिल्कुल क्लियर कि आप नहीं कर सकते रशिया को कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट वेपन्स को। तो फिर इन्होंने कर कैसे दिया? सेवरल EU कंट्रीज एक्चुअली यूज लूप होल्स। अब लूप होल्स देखिए कितने मजे वाले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, ऐसा है, जो तारीख थी ना आपकी डिसीजन की, वो थी 1 अगस्त 2014। तो हमारा ना रशिया के साथ कई जो संधियां थी, मीन्स जो डील थी, वो पहले से ही हो चुकी थी। यानी कि इस तारीख से अगर 2 दिन पहले हुई, 10 दिन पहले हुई, 1 महीने पहले, तो सर डील पहले हो चुकी थी, फिर बातें चल रही थी, फाइनलाइजेशन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद केवल हमें जो शिपमेंट देनी थी, तो अगर डील हो गई और हमें शिपमेंट देनी है, तो हमने तो सिर्फ शिपमेंट दी है ना सर, क्योंकि डील तो पहले ही हो गई थी। जबकि वहां पर बोला जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं करना। तो ऐसे में EU मेंबर नेशंस जो थे, उनके पास, एक्सपोर्टर्स के पास
था, ये पूरा का पूरा पावर थी, वो कह सकते थे कि भाई हम कैंसिल कर रहे हैं रशिया, अब हम आपको ये वेपन्स नहीं देंगे क्योंकि अब जो है ये हमारा काउंसिल का डिसीजन आया। लेकिन तब भी आपने ऐसा किया। साथ में दूसरा लूपहोल देखिए क्या है, कई डील्स ऐसे जो हुई नहीं थी लेकिन तब भी इन्होंने उन वेपन्स का सप्लाई किया। कैसे? इन्होंने कहा सर ये जो वेपन है ना, ये एक्चुअली उस वाले वेपन का पार्ट है। जैसे कोई लॉन्चर हमने दिया हुआ है सर, तो हमने प्रॉमिस किया हुआ है इस लॉन्चर में जब भी मिसाइल की रेप्लिनिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस बॉम्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर हम उनको सपोर्ट देंगे सर, वो तो जिम्मेदारी है हमारी। तो इस वजह से वो रेप्लिनिशमेंट के नाम पर लगातार रशिया को वेपन्स बेचते रहे। अपने ही काउंसिल का उन्होंने फैसला नहीं माना, तो ये अंदर खाने इनका काम चल रहा था। CORM जहां पर रजिस्ट्री है पूरी, मतलब डेटा है, exemptions mainly covered figure of 346 million euro. Member states are themselves responsible for compliance. और ये माना जाता है कि भाई जब आ गया डिसीजन तो आप खुद ही जो है रेस्पॉन्सिबल हैं कि इसको कंप्लाई करें। तो CORM डेटा शोज दैट 2014 और 21 के बीच में, यानी कि युद्ध से पहले, EU member states issued more than 1000 licenses that authorize arm related export to Russia. तो यानी कि इस दौरान इन्होंने अपने ही देश में और 1000 लोगों को लाइसेंस दिए कि हाँ, नए नए लोगों को लाइसेंस दिए कि हाँ आप भी एक्सपोर्ट करो, आप भी एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे, पैसा आएगा, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज वर फ्रांस एंड जर्मनी। सो सबसे ज्यादा फ्रांस और जर्मनी था। फ्रांस 10% यहां पे पार्ट था वो जो उनका रिजेक्ट भी हुआ। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स। अब यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा प्रीलिम्स लेवल का, यहां से यानी कि स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, USA इज एक्चुअली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। वेपन्स का एक्सपोर्ट बता रहे हैं। रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर रशिया से तो हम भी वेपन लेते हैं, रशिया को क्या पड़ गई इन EU नेशन से वेपन लेने की? अरे वैरायटी वाली बात है ना, राइट? तो इस वजह से रशिया एक्चुअली वाज टेकिंग वेपन्स फ्रॉम दीज EU नेशंस। रशिया खुद सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर, इसके बाद फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है, इंडिया यहां पर नहीं है, हमें आना है यहां पर। फ्रांस सोल्ड 152 मिलियन यूरो वर्थ मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू रशिया, जिसमें कि इमेजिंग इक्विपमेंट भी थे। अब ये रशिया जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट थे, लाइटर एयर व्हीकल थे, थर्मल इमेजिंग कैमरास थे। तो मतलब कि पूरा सामान जो है फ्रांस ने भी रशिया को दिया है। सिमिलरली जर्मनी नोन टू हैव एक्सपोर्टेड 122 मिलियन यूरो। आपको कहा ना कि दो देश यानी कि जर्मनी और फ्रांस EU के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं रशिया के, और इस दौरान जब नहीं करना चाहिए था, जब बैन था। इट मेनली कंसिस्टेड आइस ब्रेकर्स, राइफल्स। नाउ जर्मन सिस्टम, अब जर्मन सिस्टम ये कह रहा है कि देखिए, सिविल सोसाइटी ये कह रही है कि नहीं, जर्मनी ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमने जो वेपन्स दिए हमने तो सिविलियन पर्पस वाले दिए थे, सिविलियन कंट्रोल इक्विपमेंट्स दिए थे। हमें नहीं पता था कि ये वॉर में इस्तेमाल हो जाएंगे। भाई नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। वी हैव डन नो रॉन्ग, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो जाहिर सी बात है खुद को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। सो जर्मनी सेंट अ पाइल ऑफ गार्बेज। अब एक और पहलू देखिए इसका। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको स्ट्रेला मिसाइल्स दे रहा है जर्मनी। किसको? यूक्रेन को। तो अब यूक्रेन ने बताया कि वो एक्चुअली पाइल ऑफ गार्बेज है। अपने देश में कितने सालों से इन्होंने जो मिसाइल स्टोर कर रखी थी वो अब यूक्रेन को दे दी हैं। उसमें से कितनी सारी मिसाइल तो चल ही नहीं रही हैं, यूज ही नहीं हो रही हैं, नो लॉन्गर यूजेबल। यूक्रेन कह रहा है क्या दे दिया है हमें, यूज ही नहीं हो रहा है। ऑल्सो मैनी ऑफ दोज वेपन्स आर सोवियत एरा मिसाइल्स, सोवियत दैट वर डिक्लेयर्ड ऑब्सोलीट इन 2014 एंड हैव बिकम कोरोडेड इन स्टोरेज। वो खराब हो चुकी है स्टोरेज में। द सेम डेटा शोज दैट EU countries, but Russia was the second largest market of weapons exports from Ukraine as well. अब ये देखिए ट्विस्ट, मुद्दा केवल ये नहीं है कि फ्रांस जर्मनी ने वेपन दिए हैं, एम्बार्गो को फॉलो नहीं करा, यूक्रेन ने खुद रशिया को वेपन्स दिए हैं, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि हाँ हम भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो भी खरीदने वाला मिलेगा हम बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो आज जो है वही खरीदार उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मुद्दे की बात है एनालिसिस, यानी कि क्या क्या पहलू हम समझ सकते हैं कि यहां से हमें पता लगे। सबसे पहले तो फ्रांस एंड जर्मनी के केस में पता लगा कि यहां पर जियो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी दी गई जियो पॉलिटिक्स से, और ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यानी कि ट्रेड, ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रंट सीट में ट्रेड है और बाकी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, बाकी कॉम्प्लिकेशंस, वो बैक सीट में आ जाते हैं। अलाइनिंग विद रशिया डिस्पाइट US बैक्ड सैंक्शंस, ये शो करता है, राइट? US बैक सैंक्शंस थे, लेकिन तब भी आप रशिया के साथ अलाइन कर रहे हैं, किसके लिए? व्यापार के लिए।
नेटोज एक्सपेंशन वे टू ब्रिंग रशिया इन एक्शन। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो अगर हम पुतिन की स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहे थे कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू गो ऑन वॉर, यूक्रेन के साथ वॉर में नहीं हम जा रहे, मतलब पहले शुरुआत में कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं थे। और कंसर्न ये था कि यूक्रेन ये डिक्लेयर कर दे कि वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि उसके सरहद पर, उसके बॉर्डर पर नेटो की फोर्सेस आ जाए। और एक और बात क्रूशल है, रशिया के मैप को देखेंगे और यहां पर यूक्रेन है, तो रशिया के ईस्टर्न साइड पे उसके सारे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, यहां पर मॉस्को है। तो यानी कि यहां पर नेटो फोर्सेस का आना है कि उसकी कैपिटल डायरेक्ट उसके रीच में आना, और साथ में उसके जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं जहां से पैसा आता है, यहां से सारी की सारी उनकी फ्यूल की सप्लाई होती है, राइट, यूरोप में एंड अदर नेशंस में। तो यानी कि ये जो एरिया है इसको सिक्योर रखना वो रशिया के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो रशिया ये एश्योरेंस मांग रहा था, आपने वो एश्योरेंस दी नहीं और आपने यूक्रेन को सपोर्ट करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो यूक्रेन को भी लग रहा था नहीं नहीं वॉर तो होगा नहीं, वो पीछे खड़े हैं। लेकिन अब जो है ये वॉर हो गया है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेटो का जो एक्सपेंशन है वो एक बड़ा कारण है इस वॉर का इंक्रीज, और इसका फायदा नेटो को क्या होगा, नेटो की रिलेवेंस इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपको बताया था कि नेटो की रिलेवेंस पे ही क्वेश्चन उठ रहा था इतने सालों से, राइट, लेकिन अब नेटो की रिलेवेंस हो जाएगी। देखो भाई ऐसा वॉर हुआ है, आगे भी हो सकता है, तो ऐसे में नेटो को बनाकर रखना है, फंडिंग करो नेटो की, राइट। तीसरा में एनालिसिस मिला, मेक रशिया वीक। ये तरीका है कि रशिया को, इधर से हम यूक्रेन को भी थोड़ा हथियार देते रहेंगे, उधर से रशिया तो है ही, तो ऐसे में जब ये वॉर में एंगेज होंगे तो रशिया वीक हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम रशिया पर लगाएंगे तो और ज्यादा रशिया वीक हो जाएगा। तो रशिया वीक होगा तो जो यूएस की हेजेमनी है, वेस्ट की हेजेमनी है, वो बनी रहेगी। वीकेंड रशिया एंड चाइना कपलिंग, ये भी देखा जा रहा था पिछले कुछ समय से, रशिया एंड चाइना आर टेकिंग स्टैंड टुगेदर, और वो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल सिस्टम को बदलना चाहते हैं। यानी कि ये गेम केवल बॉर्डर का नहीं है, ये गेम केवल इसका नहीं कि नेटो यहां क्यों आया, इस गेम के पीछे और भी कहानियां हैं, राइट। यानी कि रशिया चाइना चाहते हैं कि यूएस और वेस्ट क्यों डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को, जिस तरीके से दुनिया काम करती है, वो अल्टरनेटिव मॉडल लाना चाहते हैं रशिया एंड चाइना। तो ऐसे में क्यों ना इनकी कपलिंग को डीकपलिंग कर दिया जाए। कैसे, अगर हम यहां पर वॉर सैंक्शंस होंगे तो सैंक्शंस का नुकसान चाइना को भी हो रहा है, सैंक्शंस का नुकसान रशिया को भी हो रहा है। तो ऐसे में ये जो अल्टरनेटिव मॉडल लाना चाह रहे थे वो नहीं आ पाएगा। प्रिजर्व यूएस वेस्ट डोमिनेशन इन द वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। तो समझ में आ रहा है आपको, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान फेलियर, यह भी एक कारण है। हमने देखा कि यूएस का विड्रॉल अफगानिस्तान से हुआ और उसके बाद अफगानिस्तान में जो तहस नहस हुई चीजें, ह्यूमन राइट क्राइसिस एंड एटसेट्रा, जिन मामलों के लिए यूएस स्टैंड लेता था और कहता था ये तो जिम्मेदारी है हमारी, इस वजह से हम यहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ आपकी जिम्मेदारी का। यानी कि कहा जाने लगा कि यूएस की हेजेमनी तो डिक्लाइन पर है, रशिया वहां पर बैठा है, यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन पर है। तो यानी कि अब वर्ल्ड में नैरेटिव को चेंज करने का मौका आ गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वॉर के थ्रू आप एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो रशिया के लिए और आप एक तरीके से डाइवर्ट करना चाहते हो दुनिया के अटेंशन अपने फेलियर से। जो आपने इराक में किया, क्या चल रहा है इराक में, क्या आपने डेमोक्रेसी वहां ले आया, आपने स्टेबिलिटी ला दी आपने सद्दाम हुसैन को हटाकर, क्या हो रहा है लीबिया में, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुनिया जो दिखा रही है वो अलग है और जो एनालिसिस है वो कुछ अलग है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर हैज हाईलाइटेड द गैप इन कंसर्टेड रेस्पॉन्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी क्रिटिकली एनालाइज। ध्यान रखिए वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। तो पहली बात तो इस क्राइसिस में जो ग्लोबल कम्युनिटी का रेस्पॉन्स है वो ऐसा नहीं कंसर्टेड है, ऐसा नहीं कि एक ही धुरी पर सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर भी डाइवर्स ओपिनियन है, राइट। तो बेसिकली जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसका आपको इसमें इस्तेमाल करना है, राइट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर क्रिटिकली एनालाइज होता है तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ पॉइंट्स वो भी रखने होंगे कि नहीं कंसर्टेड अप्रोच के भी एग्जांपल्स हैं। कंसर्टेड अप्रोच के एग्जांपल्स में आप नेटो की मीटिंग बताएंगे जो फैसला ले रहे हैं कि हमें जो पोस्ट वॉर डिफेंस पोस्चर रखना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है। तो यानी कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आपको डालने होंगे, राइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।